प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा विभिन्न विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, लेकिन समाजशास्त्र का नहीं जारी किया गया है, जिसमें इसमें शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, जिसके कारण इसका मॉडल प्रश्न पत्र जेसीईआरटी द्वारा नहीं बनाया गया है। बच्चों के रिक्वेस्ट पर विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से मैंने समाजशास्त्र के लिए सेट 4 का क्वेश्चन आंसर तैयार किया है। आप लोग इसको देखिए, समझिए, परीक्षा उपयोगी है। साथ ही अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी इंग्लिश कोर का यदि आप लोगों को मॉडल सेट का आंसर चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नोट्स को देखना है तो आप मेरे इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को भी डाउनलोड करके नोट्स को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट 4 का समाजशास्त्र का, लघु परंपरा से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी इकाई का स्वरूप छोटा हो तो उसे लघु संरचना कहते हैं। लघु संरचना प्राथमिक अवधान है। दूसरा क्वेश्चन है नगरीयकरण को परिभाषित करें। तो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संबंधों की विस्तृत श्रृंखला नगरीकरण कहलाती है। ऐसे केंद्रीकृत बस्ती समूह जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रीय प्रणाली कार्य करती हो नगरीकरण कहलाती है। तीसरा है विवाह को परिभाषित करें। तो अपने ही जाति या विजाति में स्त्री पुरुष के मध्य लैंगिक समझौता विवाह कहलाता है। विवाह उपरांत स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं एवं उनसे उत्पन्न बच्चों को सामाजिक मान्यता मिल जाती है। परिवार को परिभाषित करें तो परिवार से तात्पर्य माता पिता, पत्नी, भाई, बच्चों का संगठित समूह है। इनका एक उद्देश्य होता है एवं परिवार निश्चित भूभाग पर निवास करता है। अगला क्वेश्चन है परिहास को परिभाषित करें। तो हैसी डोली युक्त वातावरण परिहास कहलाता है। यह एक प्रकार का मनोरंजन है, किंतु इसकी अति मानसिक दोष है कि जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या समाज पर परिहास किया जाता है, मतलब मजाक उड़ाया जाता है। छठा है उपनिवेशवाद को परिभाषित करें। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी देश, भूभाग या समाज पर जबरन अधिकार करना उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद के कारण विश्व दो महायुद्धों को भुगत चुका है। 7वां नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? तो राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित समूह राजनीतिक दल कहलाता है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इत्यादि राजनीतिक दलों के नाम हैं। ये देश में सरकार बनाकर नीतियां निर्धारित करते हैं। 8वां है पश्चिमीकरण की परिभाषा दें। तो पश्चिमीकरण का तात्पर्य भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पैदा होने वाले उन सभी परिवर्तनों से है जो पश्चिम की प्रौद्योगिकी, व्यवहार के नियमों, विचारों और सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। 9वां है जनजाति की विशेषताओं का वर्णन करें। तो जनजाति का आधार निश्चित क्षेत्र, भूभाग, भाषा तथा सांस्कृतिक होता है। जनजाति में ऊंच नीच की भावना नहीं होती है। जनजाति में अपनी जनजाति के अलावे दूसरी जनजाति के साथ खान पान पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। जनजातियों को समाज में आत्मसात किया गया है जो संस्कृतिकरण का परिणाम है। जनजाति संस्कृति आज भी भिन्न और विशेष है। 10वां है पंचायती राज से क्या समझते हैं? तो पंचायती राज का अर्थ है एक विशेष व्यवस्था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वशासन करना तथा राज्य सरकार की सहायता देना है। 11 है भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? तो भूमि सुधार का तात्पर्य कृषि भूमि की एक ऐसी व्यवस्था करता है जिसमें छोटे और भूमिहीन किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हो सके। 12 है भारत के 2 प्रमुख पृथकतावादी आंदोलन का परिचय दें। तो पहला है नागा आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता से पहले से ही नागा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भारत से अलग एक नागालैंड की मांग रही है। अनेक नागा भूमिगत होकर आंदोलन चलाने लगे और हिंसक घटनाओं में वृद्धि होने लगी। सन 1961 में नागालैंड को एक पृथक राज्य के रूप में मान्यता मिली, लेकिन यह विद्रोह आज भी जारी है। दूसरा है मिजो आंदोलन। तो मिजो लोग ने अपनी भाषा की मांग करते हुए सन 1961 में आंदोलन आरंभ किया और लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना हुई। इस आंदोलन के फलस्वरूप सन 1986 में मिजोरम एक पृथक राज्य बन गया और यह आंदोलन समाप्त हुआ। 13 है
आजीविका के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण करें। तो आजीविका के आधार पर जनजातियों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शिकारी वर्ग। शिकारी वर्ग की जनजातियां आजीविका के लिए पूर्णतः जंगलों पर निर्भर करती है और कंदमूल, फल, शहद, शिकार और मछली पर निर्भर करती है। दूसरा है पशुपालक वर्ग। तो पशुपालक वर्ग का आर्थिक जीवन पशुओं के पालन और उसके उत्पाद पर निर्भर है। तीसरा है कृषक वर्ग। कृषक जनजातियों का मुख्य पेशा खेती करना है। चौथा है उद्योगों में संलग्न जनजाति। तो जो जनजातियां अपने क्षेत्र के खानों, चाय बागानों और अन्य उद्योगों में श्रमिक के रूप में संलग्न हैं, वे चौथे वर्ग में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य की वर्तमान भूमिका पर प्रकाश डालें। तो भारत में राज्य की मुख्य कार्य इस प्रकार: पहला, आंतरिक शांति और व्यवस्था की स्थापना। दूसरा, कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति। तीसरा, सामाजिक आर्थिक विषमताओं का समाधान। चौथा है स्वस्थ राजनीति का विकास। पांचवा, वंचित वर्गों की दशा में सुधार। छठा, आरक्षण की विवेकशील नीति। सातवां, कृषि का विकास। आठवां है शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था। नौवां, विकास योजनाओं की व्यावहारिकता को देखना। और 10वां है राष्ट्रवाद का विकास। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए क्या प्रावधान है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान है। पहला, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के लिए अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरा, राज्य द्वारा संपोषित या राजनिधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 में प्रावधान है कि धर्म या भाषा, यहाँ हो जाएगा, भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग प्रभाव में आया। इसे 15 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाकर अल्पसंख्यकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए कार्य करना है। 16 है, परियोजना कार्य के चरणों की व्याख्या करिए। आंसर है, जब हम किसी विषय का अध्ययन करने के लिए कोई परियोजना बनाते हैं तब हमें बहुत व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य को पूरा करना होता है। इसके लिए विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। वे चरण निम्नलिखित है। पहला, विषय का चुनाव। दूसरा, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। तीसरा, सूचनाओं का चुनाव। चौथा, अध्ययन की विधियों में प्रविधियों का निर्धारण। पांचवा, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण। छठा है तथ्यों का संकलन। सातवां है तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचना। आठवां है निष्कर्षीयकरण या सामान्यीकरण और अंत में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आपका 9वां है परिशिष्टि, संदर्भ, ग्रंथ सूची आदि। 17 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के विभिन्न कालों का वर्णन करें। तो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के 2 युग रहे हैं। पहला, मध्यकाल का युग। इसमें वीर शैव संप्रदाय, कबीर, वल्लभ तथा चैतन्य ने धार्मिक और सामाजिक आधार पर अनेक सुधार के कार्य किए। दूसरा, 19वीं शताब्दी का आंदोलन। इसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, भारत सेवक समाज तथा स्वदेशी आंदोलन प्रमुख है। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक कुप्रथाओं पर तीखे प्रहार, छुआछूत और जातिगत असमानताओं का विरोध, धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध, मानवता को विकसित करना तथा हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना आदि। 18 है, दबाव समूहों की विशेषताओं का उल्लेख करें, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो दबाव समूह की प्रमुख विशेषताएं: पहला, औपचारिक संरचना। दूसरा, संपर्क की निरंतरता। तीसरा है आपका निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करना। चौथा, समान दृष्टिकोण और अप्रत्यक्ष राजनीति। आमंडन ने दबाव समूह को 4 वर्गों में बांटा है। पहला, संस्थागत समूह, संगठनकारी समूह, गैर संगठनकारी समूह और अप्रतिमानित समूह। 19 है, हरित क्रांति के प्रभावों का वर्णन करें। तो हरित क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव परिलक्षित होते हैं। पहला, हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषकों की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुए। दूसरा, ग्रामीण जीवन में सामाजिक आर्थिक संबंधों का एक नया रूप सामने आया। तीसरा, गांव में परंपरागत धार्मिक विश्वासों का प्रभाव कम हुआ। चौथा है, ग्रामीणों की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई। पांचवा, ग्रामीणों में स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ़ी। छठा है, हरित क्रांति के फलस्वरूप ग्रामीण जीवन में अनेक
नई समस्याओं ने जन्म लिया। सातवां, श्रमिकों की बेरोजगारी बढ़ी और आर्थिक असमानताएं बढ़ी। आठवां, कृषक आंदोलन आरंभ हुए। नौवां, उत्पादन की लागतों में वृद्धि हुई। और 10वां है, हरित क्रांति से भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें और दिक्कत हो तो कमेंट करें। आप लोग को बहुत बहुत एग्ज़ाम की शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।